रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। करीब 6 हफ्तों से चल रही इस जंग में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में सैनिकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। युद्ध में यूक्रेन के कई शहर शमशान में बदल गए हैं और इस बीच रूस ने बमबाजी और ज्यादा तेज कर दी है। कई शहरों में ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जंग के 59वें दिन हो गए हैं, मगर रूस का झंडा बड़े शहरों में अभी तक नहीं फहरा है। जंग में जीत नहीं मिलने से ताकतवर मुल्क के ताकतवर नेता पुतिन बहुत परेशान है कि आखिर इतने छोटे से मुल्क से वो जंग क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा, पुतिन के पास महाविनाश का हथियार, हिरोशिमा नागासाकी जैसे कांड की आशंका, यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी हुए 1.5 महीना बीत चुका है। दोनों पक्षों के बीच भीषण तरीके से युद्ध जारी है। इस बीच एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने आई है जिससे लोग सकते में हैं। तस्वीर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है। पुतिन के साथ जो बॉडीगार्ड है उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है। ब्रीफकेस कोई मामूली नहीं, बल्कि इस ब्रीफकेस से दुनिया को बर्बाद किया जा सकता है। ब्रीफकेस में महाविनाश का हथियार है जिसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस के नाम से जाना जाता है। रूसी राष्ट्रपति अपने दोस्त और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मंगलवार को अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान पुतिन के साथ दुनिया को तबाह करने में सक्षम न्यूक्लियर फुटबॉल नजर आई। काले रंग के इस ब्रीफकेस की मदद से पुतिन दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन ने अंतरिक्ष केंद्र में कहा, रूस अब कभी भी पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं होगा। माना जा रहा है कि पुतिन ने न्यूक्लियर फुटबॉल का प्रदर्शन करके यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। एक सप्ताह में यह दूसरी बार है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे। पुतिन की रणनीति आखिर क्या है, आखिर उनके मंसूबे क्या हैं, ये सवाल पूरी दुनिया को इस वक्त डरा रहा है। रूस और यूक्रेन जंग के 50 दिन होने वाले हैं। जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है और तो और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि जंग जारी रहेगी। ये लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं। रूस यूक्रेन में सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। जंग खत्म नहीं होगी। जंग के बीच में पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ साथ बार बार दिख रहे हैं। ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो दूसरे बड़े मुल्क भी रूस के खिलाफ जंग के मैदान में खुलकर आ जाए। जहां तक न्यूक्लियर बम की बात है तो रूस के पास अभी सबसे ज्यादा परमाणु बम है। आइए आपको बताते हैं दुनिया में किन किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 6255 परमाणु बम मौजूद है। अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम है। चीन के पास 350 बम कहे जाते हैं। फ्रांस के पास 290 बम है। ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर हथियार है। पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर बम है। भारत के पास परमाणु हथियार की संख्या 156 है। इजराइल के पास भी 90 परमाणु बम मौजूद है।
नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु बम मौजूद है। यानी रूस महाविनाशक हथियारों के मामले में काफी आगे है। वैसे देखा जाए तो दुनिया के 90% परमाणु बम दो देश रूस और अमेरिका के पास ही है। युद्ध में काफी बर्बादी हुई है, कई शहर वीरान हो गए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रुला देने वाली है। यूक्रेन प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कीव में अब तक 720 लाश बरामद हो चुकी है। और इस पूरी खबर का सबसे दुखद पहलू यह है कि मरने वाले सभी आम नागरिक हैं। इस बीच जंग को लेकर यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगा दिया है। यूक्रेन का कहना है कि नरसंहार कर चुका रूस अब सबूत मिटाने में जुट गया है। यूक्रेन के खुफिया विभाग की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने अपने सैनिकों को युद्ध अपराधों के सबूत मिटाने को कहा है। रूसी सैनिक अपने साथ मोबाइल शवदाह गृह लेकर चल रहे हैं। सड़कों पर पड़ी लाशों को वहीं पर जला दे रहे हैं। मारियोपोल में 13 मोबाइल शवदाह गृह देखे गए हैं। रूस जंग पर ब्रेक लगाने के पक्ष में नहीं दिख रहा। इसी बीच यूक्रेन ने विपक्षी नेता विक्टर मेदवेदेचुक को हिरासत में लेने का दावा किया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें मेदवेदेचुक हिरासत में दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी मेदवेदेचुक के पकड़े जाने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने भी मेदवेदेचुक की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मेदवेदेचुक को रूस समर्थक माना जाता है। उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी भी बताया जाता है। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है, मेदवेदेचुक को हिरासत में लिए जाने की तस्वीरें देखी। सोशल मीडिया पर सारी फर्जी खबरें चल रही हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है। उधर पूर्वी यूक्रेन पर रूस जोरदार हमले की तैयारी में जुटा है। इसे लेकर नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जो रूस की सैन्य गतिविधियों की कहानी साफ साफ बयां कर रही है। इस तस्वीर में बेलगोरोद में रूसी काफिले की तैनाती देखी जा सकती है, जो साफ साफ इशारे कर रही है कि रूस के मन में क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रामनवमी के दिन जेएनयू में बवाल हुआ था और बवाल नॉनवेज खाने पर छात्रों में संग्राम छिड़ गया था। लेफ्ट और एबीपी के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अब जेएनयू का वीसी सामने आई है। लोगों को बताया कि उस दिन क्या हुआ था। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जेएनयू को पढ़ाई का मक्का कहा जाता है, मगर पिछले कुछ सालों से जेएनयू में लगातार हंगामा होता रहा है। आए दिन बवाल किसी न किसी वजह से जेएनयू सुर्खियों में रहता है, जिससे विद्या का मंदिर बदनाम हो रहा है। लेकिन अब जेएनयू के वीसी ने साफ कह दिया कि वो जेएनयू से टुकड़े टुकड़े वाला टैग हटाकर दम लेंगे। विश्वविख्यात विश्वविद्यालय जेएनयू दुनिया भर में अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र एक से बढ़कर एक स्कॉलर हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जेएनयू अच्छे काम के बजाय बदनामी के लिए ज़्यादा चर्चाओं के केंद्र में है। रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने को लेकर खूब विवाद हुआ। अब इस पूरे विवाद पर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित का बयान आया है। मैं स्टूडेंट से उस दिन बोल रहे थे, सो स्टूडेंट से 2-3 वर्जन्स आ रहे थे। एक बताते, क्योंकि वहाँ इफ्तार पार्टी भी हो रही थी और हवन भी हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बट 8:30 बजे कुछ बच्चों में कुछ विवाद हुआ और विवाद होने के बाद झगड़ा हो गई और उसमें ज़्यादा लोग बाहर से आकर शामिल हो गए और बढ़ गई। आपको मालूम है, एक बार पैशंस हो जाते हैं, सो वो भी कंट्रोल किया और मिनिमम कर दिया कि सिर्फ लोगों को चोटियाँ लगी थी, किसी को मेजर, और दोनों ग्रुप जाकर पुलिस से कंप्लेंट कर दिया। हिंसक झड़प को लेकर जेएनयू प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है और अगली कार्रवाई के लिए
जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और पुलिस भी इंक्वायरी कर रहे हैं। हम अभी प्रॉक्टरल इंक्वायरी भी करा रहे हैं। और मैं बच्चों को बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, हिंसा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा, सब धर्म को इक्वल राइट्स है, सब धार्मिक फेस्टिवल्स करना है तो करिए या किसी को नहीं करना है। रविवार को रामनवमी के दिन कावेरी हॉस्टल में भोजन को लेकर लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। दोनों संगठनों के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। दोनों संगठनों के छात्र एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि 10 गुंडे खुलेआम कैंपस में नहीं घूम सकते और किसी को नहीं मार सकते। वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पीछे कोई भी हो वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हाथ में अगर पत्थर है, मैंने पहले भी कहा, उनके हाथ में अगर लाठियां है, तुम्हारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है, हमारे पास ये दिल्ली पुलिस है। हम बहुत ही विश्वास से इस थाने के सामने खड़े हैं कि हमारे साथ जो आज हमारे साथ हुआ, हमारे कैंपस के महिलाओं के साथ जो हुआ, उस पर न्याय मिलेगा। उस पर प्रशासन संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई करेगी। मैं यहाँ जेएनयू की स्टूडेंट हूँ। आज का इंसिडेंट है जेएनयू के कावेरी लॉन में कुछ छात्रों द्वारा पूजा की आयोजन किया गया था, रामनवमी की पूजा। सब कुछ शांति से था, सब कुछ सही हो रहा था। कुछ लोग, ये लेफ्ट वाले लोग थे, जिन्होंने आकर बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उनका मेन मोटो ये था कि पूजा ना होने दिया जाए। वो झूठ मूठ करा के झगड़ा कर रहे थे, रॉड लेकर आए थे। वो बॉटल्स होती है कांच की, लड़कियों के हाथ में मारा गया है, हाथापाई हुई है, गाली गलौज, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यही लोग आके कैंपस में मोबिलाइजेशन करके लोगों को डरा रहे हैं और उसके बाद भ्रम फैला रहे हैं। केवीपी के छात्र मेस का नाम लेके झूठ मूठ के आ रहे हैं। आज का इंसिडेंट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहले भी हो चुका है। हिंसक झड़प रविवार को हुई। बसंत कुंज थाने में दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन अभी तक न कोई आरोपी गिरफ्तार किया जा सका है और न ही किसी को हिरासत में लिया गया है। हालांकि सोमवार तक दिल्ली पुलिस की ओर से दोनों एफआईआर के मामलों में यही कहा जा रहा था कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों एफआईआर में से 20 से अधिक छात्रों के नाम लिखे गए हैं, जिन पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। पिछले कुछ सालों से जेएनयू विवादों का गढ़ बन गया है। 2016 में विवादित नारे का आरोप लगा था। तत्कालीन छात्र कन्हैया कुमार समेत कई छात्र जेल भी गए थे। 2019 में फीस बढ़ोतरी को लेकर जेएनयू में जंग हुई थी। तब कैंपस में कोहराम मच गया था। संसद तक छात्रों ने पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी, पुलिस पर पथराव हुए। 2020 में जेएनयू फिर सुर्खियों में आया। 5 दिसंबर को कैंपस में नकाबपोश लोगों ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट कर दी। कई छात्रों को इस दौरान अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन अभी तक गुनहगार पकड़े नहीं गए हैं। जेएनयू प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। हंगामा और बवाल के बजाय छात्र अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, तभी विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। द कश्मीर फाइल फिल्म में मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के दर्द को देश के सामने रखा। पूरे देश ने घाटी से उनके पलायन के दर्द को महसूस किया। सड़क से लेकर संसद तक मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए न्याय की मांग उठी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो कश्मीरी पंडितों के वापसी की आवाज उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में हिंसा का दौर बहुत तेजी से हो गया है। घाटी में रह रहे मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन और गैर कश्मीरी आतंकियों के निशाने पर है। आतंकी उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कश्मीर में अमन की बात करने वाला हर शख्स आतंकियों के निशाने पर है, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई बहन हो या फिर कश्मीरी मुसलमान हो। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी फिल्म द अनटोल्ड कश्मीर फाइल के जरिए यही संदेश देने की कोशिश की है।
11 मार्च 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स के नाम से। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। उसके बाद 31 मार्च 2022 को एक दूसरी शॉर्ट फिल्म जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रिलीज की, द अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स। वो आज भी जिंदा है मर के भी फिजाओं में, बस मार देने से कोई मुर्दा नहीं होता। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। एक ही महीने में 20 दिन के अंतराल पर 2 फिल्मों का सामने आना कुछ संदेश देता है, जिसे आज पूरे देश को समझना होगा। कश्मीर के दर्द को सही मायने में महसूस करने के लिए दोनों ही फिल्मों को देखना होगा। कश्मीर में आतंक की जो बयार बह रही है, वो हर कश्मीरी को अपने चपेट में ले रही है। धर्म का भेद वहाँ बहाना बना है, आतंकवाद का हर विरोधी निशाना बना है। घाटी में अमन और विकास के पक्ष में खड़ा हर शख्स आतंकवादियों की गोली का निशाना बना हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो इसी दर्द को बयां करता है। 26 मार्च की रात आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ इशफाक अहमद की बड़गांव के चाड़बाग इलाके में उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की इस आतंकी घटना में इशफाक के भाई उमर जान भी घायल हो गए थे, जिनका बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। दोनों भाइयों की शव यात्रा में जुटी भीड़ ने घाटी में दहशत के सौदागरों को बड़ा संदेश दिया। कश्मीर अब शांति की राह पर बढ़ना चाहता है। निर्दोष लोगों के खून बहाने से कश्मीर नहीं डरेगा, कश्मीर नहीं रुकेगा। कश्मीर के इस हौसले के पीछे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी इस फिल्म में यही संदेश दिया गया है। आम कश्मीरियों के गुस्से और गम को देश के सामने रखा गया है। हम कश्मीर हैं, हम देखेंगे। आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमारे 20,000 लोगों ने शहादत दी। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे। अगर किसी इंसान को बिना वजह मारा जाता है ना, तो बोलते हैं सारी इंसानियत को मार दिया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. फिल्म के माध्यम से जब कश्मीरी पंडितों का दर्द देश के सामने रखा गया, तो पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हो गया। सड़कों पर कश्मीरी पंडितों के हक में आवाज बुलंद किए गए। कश्मीर के कातलों को संसद में भी कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बात हुई। उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया। उन्हें न्याय दिलवाने की मांग उठी। 1989 से 1998 के बीच 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। 3 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था। Sir, it was an ethnic cleansing. It was a genocide. It was a holocaust. और सती महोदय 1998 में वनधामा में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। पीएमआई के गुजराल भी वहां गए थे। 97 में 7 कश्मीरी पंडितों को संग्रामपुरा में हत्या कर दी गई। 2003 में नदीबर्ग में 24 पंडितों की हत्या कर दी गई। सती महोदय मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले रिटायर्ड सेशन जज नीलकंठ गंजू, इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बिहार से बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में जो अन्याय हुआ, उसका पूरा ब्यौरा सदन के सामने रखा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर सभी पुराने मामलों की जांच की मांग सुशील मोदी ने उठाई। एक दिन पहले ही सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री
नित्यानंद राय ने सरकार की तरफ से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा। जिन जिन पर जुर्म ढाए गए हैं, अत्याचार और अनाचार के कारण जो घाटी छोड़कर आए हैं, जिनकी जिनकी संपत्तियां जबरन ले ली गई है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री जी सब ऐसी संपत्तियों को वापस करने में भी सक्षम है, लगातार प्रयासरत है। जिनकी शिकायत सही होगी, जिनकी शिकायत सही होगी, उनकी एक एक कर जमीन वापस की जाएगी और अभी तक 610 आवेदकों की संपत्ति वापस की गई है। कश्मीर के मसले का एक ही हल, द कश्मीर फाइल्स फिल्म के रिलीज होने के बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा केंद्र में आ गया। सड़क से लेकर संसद तक शोर सुनाई दिया, लेकिन कश्मीर घाटी में माहौल फिर बदल गया। अभी जो कश्मीरी पंडित अन्य हिंदू कश्मीर में रह रहे हैं, उन पर हमले तेज हो गए। 2 दिन पहले ही शोपिया के चोटीगम में रह रहे कश्मीरी पंडित सोनू बालाकृष्णन पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसा दी, गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस आतंकी वारदात ने पूरे इलाके में लोगों को परेशान कर दिया, सोनू के परिवार वालों को परेशान कर दिया। नहीं, हम उस टाइम यहाँ ही रखा, हमने बोला नहीं हम इधर ही रहेंगे, अपने घर में, अपने गांव में, अपने लोगों के साथ रहेंगे। मगर आज हमारे ऊपर ये अटैक हो गए तो हम खुद परेशान हैं। अगर किसी और के घर में, सपोज आपके घर में होगा तो आपको भी डर लगेगा, डर किसको नहीं लगेगा। 90 के दशक के बाद जब उथल पुथल शुरू हुई, तब चोटीगम गांव में हिंदुओं के केवल 2 परिवार रह गए थे। अधिकांश कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर दूसरे राज्यों में बस गए। सोनू इलाके में केमिस्ट की दुकान चलाते हैं, बिना दिन रात देखे हर वक्त हर किसी की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उन सोनू पर हमला हुआ, इलाके के मुस्लिमों को भी ये परेशान करने वाला है। हम ये नहीं चाहते हैं, हमारा इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है। हम आज तक हम भाईचारे से रहते हुए आए हैं और आज भी है कि जो भी इनको काम थी हर काम में हम हाथ बटाते हैं। इनको यहाँ के लड़के मतलब पैकिंग करनी होती है, कैंची करनी कोई काम होता है तो इनके साथ बहुत अच्छे चलते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर हालात ख़राब देखना चाहते। हमने आज तक इनको देखी, जब ये अमन से रहते तभी रहे यहाँ पर, जब हम इनके साथ ठीक रहते थे। आज तक ये सोनू बहुत अच्छा लड़का है, अगर हम उसको रात में भी बुलाते थे रात को भी आते थे, ऐसा बात नहीं, मिलकर का काम करता है। हम एक दूसरे के गम में शरीक है, बिल्कुल, शादी हो या गम हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। बीते 4 दिनों में 4 प्रवासी हिंदू मजदूरों और 1 कश्मीरी पंडित को गोली मारने की घटना सामने आई। इसके चलते कश्मीर में एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल देखा जा रहा है। जाहिर है आतंकवादियों का मकसद दहशत फैलाना ही है, कश्मीरी पंडितों की वापसी के प्रयास को कमजोर करना ही है। ऐसे में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी कैसे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राजस्थान के करौली के बाद मध्य प्रदेश का खरगोन बेसुलग उठा है। रामनवमी के जुलूस से शुरू हुआ बवाल अब सियासत के संग्राम में तब्दील हो गया है। योगी बाबा के बुलडोजर की तरह मामा शिवराज सिंह चौहान ने भी दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और इसी बुलडोजर की कार्रवाई में एक बुजुर्ग महिला का मकान भी गिरा दिया गया, जबकि वो मकान पीएम आवास योजना के तहत बनाया गया था। मकान तो गिर गया लेकिन सियासत शुरू हो गई। मकान जिस महिला का था वो अल्पसंख्यक बिरादरी से ताल्लुक रखती है। जैसे ही इसकी भनक सियासतदानों को लगी, बवाल शुरू हो गया। जिस बुलडोजर ने योगी बाबा की शोहरत बढ़ाई, वही बुलडोजर शिवराज सरकार के लिए तोहमत का सबसे बड़ा सबब बन गया। खरगोन में रामनवमी पर बवाल, मामा के बुलडोजर पर सियासी हाहाकार। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और टकराव के बाद तनाव का जो माहौल बना, वो बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासी हो गया है।
यूपी में योगी बाबा के बुलडोजर की तरह मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर भी चला, जिसका इरादा तो था दंगाइयों को सबक सिखाने का, लेकिन यही बुलडोजर वाली कार्रवाई सवालों के घेरे में घिर गई, क्योंकि बुलडोजर ने एक ऐसी आशियानी को गिरा दिया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना। प्रशासन का दावा है कि बुजुर्ग महिला का मकान सरकारी जमीन पर बना था, लिहाजा उसे पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन जब नोटिस का कोई जवाब प्रशासन को नहीं मिला तो घर को गिरा दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में पेंच ये फंस गया है कि जब मकान पीएम आवास योजना के तहत बन रहा था तब प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली। प्रशासन की इस अमानवीय हरकत पर सियासत भी खूब हो रही है। दंगे के बाद मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर शिवराज सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। दंगे के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और लेना भी चाहिए था, लेकिन घर गिराने जैसी सख्त कार्रवाई से पहले पूरी तस्दीक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुजुर्ग महिला को मकान का मुआवजा मिलेगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया है। खरगोन में बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आई, इसकी पूरी कहानी भी हम आपको समझा देते हैं। दावा किया जा रहा है कि राम नवमी के जुलूस पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने भी आपा खो दिया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद पर भी भगवा झंडा फहरा दिया। हालात बेकाबू होने पर दंगाइयों को शहर की फिजा बिगाड़ने का मौका मिल गया। दंगाइयों ने 16 मकान और 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया और पूरे शहर में तोड़फोड़ से माहौल बिगाड़ दिया। दंगे के बाद हरकत में आई प्रशासन ने दंगाइयों पर नकेल कसने का सिलसिला शुरू कर दिया, तो दंगाइयों ने उन पर भी हमला बोल दिया। सामाजिक तत्वों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई शुरू है। खरगोन हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच जारी है। वैसे इतना साफ है कि जिस तरह से 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली को हिंसा की आग में झोंका गया, ठीक उसी तरह से 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन को भी सुलगा दिया गया। दंगाइयों पर शिवराज सरकार ने कार्रवाई तो की, लेकिन इसी कार्रवाई की जद में बुजुर्ग महिला हसीना का घर भी आ गया, जिसमें एक छत के नीचे 7 लोग गरीबी में बसर कर रहे थे। दंगाइयों पर प्रशासन की कार्रवाई तो जायज भी है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना मकान कैसे अवैध हो सकता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।